हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। एक बार फिर से हाजिर हैं हम तुम्हारे लिए। टॉपिक चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स, उसके भी अंदर कार्बोहाइड्रेट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को देखा था, साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी देखा था। आज के क्लास में बारी है कि हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शंस के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। तो पिछले क्लास से हम लोग इतना जानते हैं कि अगर हमें ग्लूकोज ओपन चेन फॉर्म में बनाना है तो हम लोग फटाफट इस तरह से बना लेंगे। बीच में जो ये एसिमेट्रिक कार्बन आइटम्स हैं, इन पर ओरिएंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 4 एसिमेट्रिक कार्बन आइटम्स, यहाँ पर ग्रुप्स के ओरिएंटेशन का ध्यान रखेंगे। गलत ओरिएंटेशन मतलब ग्लूकोज न बन करके कुछ और बन जाएगा। ये हो गया तुम्हारा डी ग्लूकोज। साइक्लिक फॉर्म में बनाना होगा, 6 मेंबर्ड रिंग फटाफट बना लेंगे हम। और सभी कार्बन्स पर 2-2 ग्रुप्स, एक ऊपर और एक नीचे। बड़ा वाला ग्रुप अभी ऊपर लगाया है, अगले कार्बन पर नीचे लगाएंगे, उससे अगले कार्बन पर ऊपर लगाएंगे, उससे अगले कार्बन पर नीचे लगाएंगे और उससे अगले कार्बन पर ऊपर लगाएंगे। और जो स्ट्रक्चर बन करके तैयार हुआ उसे हम लोग बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऑक्सीजन के ठीक बगल में, ये हेमी एसिटल OH कहा जाएगा। इसको हम लोग हेमी एसिटल OH ग्रुप। पिछले क्लास में हमने तुमको कहा था कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाकी सबसे थोड़ा अलग है, थोड़ा स्पेशल है। आज के क्लास में अभी तुम थोड़ी देर में फील कर लोगे कि हाँ, ये सच में बाकी सबसे अलग और स्पेशल है। और ये ग्रुप ऊपर की तरफ बनाया है तो बीटा, और इसी ग्रुप को नीचे की तरफ बना दिया जाएगा तो अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएगा। सो म्यूटा रोटेशन से हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो, अपने पास अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज। अपने पास बीटा डी ग्लूकोज है। इसमें पानी मिलाओ तो सॉल्यूशन बनेगा। जो फ्रेश सॉल्यूशन, मतलब तुरंत तुमने सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। फ्रेश सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन बोले तो ये लाइट को कितना रोटेट कर पाएगा। तो फ्रेश सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा का करीब करीब होता है प्लस 112 डिग्रीज। मतलब ये लाइट की एक्सिस को 112 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है। थोड़ा वेट करो, ठीक। आफ्टर सम टाइम इस स्पेसिफिक रोटेशन को तुम बदलता हुआ देखोगे, और अब देखोगे कि जो स्पेसिफिक रोटेशन हो गया है वो 52.7 डिग्रीज। इसी तरह से बीटा ग्लूकोज, इसको पानी में घोल दो। जो तुरंत फ्रेश सॉल्यूशन बनाया है उसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 19 डिग्रीज। और फिर से थोड़े समय के बाद तुम देखोगे तो स्पेसिफिक रोटेशन बदल करके प्लस 52.7 डिग्रीज हो जाता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन में ये जो चेंज आ रहा है, इसी चेंज होने के इवेंट को हम लोग कहते हैं म्यूटा रोटेशन हो रहा है। कि फ्रेश सोल्यूशन बनाया तो स्पेसिफिक रोटेशन कुछ और था, थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं तो सोल्यूशन का म्यूटा रोटेशन, सोल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन जो है बदल गया। तो समय के साथ साथ स्पेसिफिक रोटेशन बदल करके कहीं और पहुंच गया। इसी चीज को हम लोग कहते हैं म्यूटा रोटेशन। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो देखो
अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज मतलब साइक्लिक फॉर्म, बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज का मतलब भी क्या हुआ, साइक्लिक फॉर्म। और हम लोग जानते हैं ग्लूकोज का एक ओपन चेन फॉर्म में, ओपन चेन फॉर्म भी होता है, ओपन चेन फॉर्म। ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में रहेगा तो अल्फा फॉर्म में रह सकता है, बीटा फॉर्म में रह सकता है। इसके अलावा ग्लूकोज ओपन चेन फॉर्म में भी रहता है। तो सॉलिड ग्लूकोज या तो वो अल्फा फॉर्म में रहेगा या तो वो बीटा फॉर्म में रहेगा। तो अगर तुमने प्योर अल्फा ग्लूकोज लिया है तो 100% अल्फा ग्लूकोज है, प्योर बीटा ग्लूकोज लिया है तो 100% बीटा ग्लूकोज है। लेकिन जैसे ही अल्फा ग्लूकोज को तुम पानी में मिलाओगे, पानी में मिलाते ही अभी अल्फा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि साइक्लिक फॉर्म में था वो ओपन चेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओपन चेन फॉर्म से वापस फिर साइक्लिक फॉर्म, साइक्लिक ओपन चेन, साइक्लिक ओपन चेन, ये चलता रहेगा। और जब ओपन चेन से साइक्लिक बनेगा तो अल्फा ही नहीं बीटा भी बनेगा। ध्यान देना, जब ओपन चेन में एक बार बदल जाएगा तो ओपन चेन से दोबारा साइक्लिक फॉर्म बनते समय केवल अल्फा ग्लूकोज ही नहीं बनेगा, बीटा ग्लूकोज भी बनेगा। तो ओपन चेन फॉर्म से अल्फा भी बना, ओपन चेन फॉर्म से बीटा भी बना। तो थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुमने अल्फा ग्लूकोज पानी में घोला था, वो ओपन चेन के थ्रू होते हुए बीटा में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन पूरी तरह से रिवर्सिबल है, दोनों तरफ चलता रहता है। तो अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा, अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा। थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पर नियरली 64% बीटा, बीटा थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है इसीलिए वो ज्यादा, और नियरली 36% अल्फा फॉर्म, बहुत ही थोड़ा सा 0.02%, बहुत ही थोड़ा सा ओपन चेन फॉर्म। तो जैसे ग्लूकोज को पानी में घोलोगे, अल्फा ग्लूकोज को पानी में घोलोगे, तुरंत ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा कि साइक्लिक फॉर्म से ओपन चेन फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म से फिर दोबारा साइक्लिक फॉर्म, और दोबारा साइक्लिक फॉर्म बनेगा तो बीटा भी बनेगा, अल्फा भी बनेगा, और ये इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम की एक प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पढ़ी होगी, सपोज एक्स और वाई के बीच में इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम पर कह दो ये 70% है और ये 30% है। तो अब तुम रिएक्शन x से y की तरफ शुरू करो या y से x की तरफ शुरू करो, दोनों ही सिचुएशन में जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन यही होगा कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो x 70%, y 30% तुमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तुम रिएक्शन इधर से इधर शुरू किए हो, चाहे तुम रिएक्शन इधर से इधर शुरू किए हो। तुम x से y बनाने की कोशिश कर रहे हो या y से x बनाने की कोशिश कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में रिएक्शन रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम सेम पॉइंट पर आएगा। तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन स्टार्ट करो, तुम रिएक्शन x से y की तरफ स्टार्ट करो या y से x की तरफ स्टार्ट करो, जब भी इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम पर तुम देखोगे कि x का परसेंटेज 70, y का परसेंटेज 30, ये हमेशा मेंटेन रहे। तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दें हम। तो हम अल्फा ग्लूकोज को पानी में घोल दे, चाहे बीटा ग्लूकोज को पानी में घोल दे, दोनों ही सिचुएशन में अल्फा ग्लूकोज को पानी में घोल दे या फिर बीटा ग्लूकोज को पानी में घोल दे, दोनों ही सिचुएशन में जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा, जो फाइनल इक्विलिब्रियम आएगा, उसमें बीटा 64%, अल्फा 36% रहेगा ही रहेगा। तो भले ही तुमने स्टार्ट अलग अलग जगह से किया है, मतलब एक बार पानी में घोला तो अल्फा ग्लूकोज घोला, दूसरी बार पानी में घोला तो बीटा ग्लूकोज घोला, लेकिन घोलने की थोड़ी देर के बाद वो जो सोल्यूशन बनेगा, दोनों ही सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन सेम हो जाएगा। अल्फा ग्लूकोज घोल करके सोल्यूशन बनाया है तो भी, बीटा ग्लूकोज घोल करके सोल्यूशन बनाया है तो भी, थोड़ी देर के बाद दोनों ही सिचुएशन में होगा क्या कि सोल्यूशन के अंदर 36% अल्फा ग्लूकोज, 64% बीटा ग्लूकोज और बहुत ही मामूली सा ओपन चेन फॉर्म। तो अल्फा ग्लूकोज जब प्योर सिचुएशन में रहता है तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्रीज। बीटा ग्लूकोज जब प्योर सिचुएशन में रहता है तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन 19 डिग्रीज। और ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन तो डेफिनेटली इन दोनों से अलग होगा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तुम चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, तुम्हें फॉर्मूला दे देते हैं। अल्फा ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू n1 अल्फा 1 n2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। मतलब n1 मतलब पहले वाले आइसोमर का कितना मोल है, n2 मतलब दूसरे वाले आइसोमर का कितना मोल है वो रख दो, अल्फा 1 अल्फा 2 मतलब इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है रख दो, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है रख दो,
प्लस टोटल मोल्स कितने वो उठा करके रख दो। तो चलो मान लिया कि टोटल मोल्स 100 है, तो आउट ऑफ 100 मोल 64 मोल बीटा का हो जाएगा, 36 मोल अल्फा का हो जाएगा। तो N1 की जगह 36, N2 की जगह 64, N1 की जगह 36, N2 की जगह 64, और अल्फा 2 की जगह 112 एंड 19 रखो और कैलकुलेट करोगे तो नियरली ये 52.7, थोड़ा आगे पीछे जो भी आ जाए, मतलब इसी के आसपास कोई ना कोई वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट होकर के आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस वे में ये जो 52.7 डिग्री हम लोग देख रहे थे कि अल्फा ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया, इसको पानी में घोल दिया तो थोड़ी देर के बाद स्पेसिफिक रोटेशन 52.7 हो गया। बीटा ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया, इसको पानी में घोल दिया तो फिर से स्पेसिफिक रोटेशन पहले तो 19 डिग्री था, लेकिन थोड़ी देर के बाद 52.7 डिग्री हो गया। ऐसा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि अल्फा ग्लूकोज को जैसे ही तुम पानी में घोलोगे, अब वो केवल अल्फा नहीं रहेगा बल्कि अल्फा और बीटा का एक मिक्सचर बन जाएगा, जिसमें 36% अल्फा 64% बीटा। इसी तरह से बीटा ग्लूकोज को पानी में घोलते हो तो भी वही बात है, बीटा ग्लूकोज को पानी में घोलोगे तो थोड़ी देर में मिक्सचर बन जाएगा जिसमें 64% बीटा और 36% अल्फा, और इस वे में हम लोग म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लोग मैकेनिज्म भी ट्राई कर सकते हैं, राइट। ये हो गया ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म। बाकी सभी इधर जो बाकी सभी ग्रुप्स थे उनसे हमें कोई मतलब नहीं, तो इन ग्रुप्स को मान लो कि यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जो हेमी एसिटल OH है, इसी से हमें मतलब है। जब साइक्लाइजेशन हुआ था तो यही वाला OH ग्रुप बना था, और अब इसी वाले OH ग्रुप की मदद से ये रिंग ओपन होगा। तो ये लोन पेयर को डोनेट करके यहाँ पर इधर से लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर को डोनेट करके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो C डबल बॉन्ड OH, यही कार्बन, C डबल बॉन्ड O, इधर H, इस H को हटा दिया जाएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा इस ऑक्सीजन के पास, इस पर माइनस का चार्ज आएगा और इसको H प्लस मिल जाएगा, तो ये OH हो जाएगा। तो ये हो गया OH, और इस कार्बन के साथ ये C डबल बॉन्ड O और H। तो यही कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलकर के यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप तैयार हो जाएगा, और इधर अल्कोहल ग्रुप तैयार हो जाएगा। और ये अल्कोहल वापस जब इससे रिएक्शन करेगा, ध्यान देना एल्डिहाइड ग्रुप जो है प्लेनर होता है, तो अल्कोहल ग्रुप जब इसे दोबारा रिएक्शन करेगा तो रिंग वापस फिर से बन जाएगा। अभी रिंग ओपन हुआ, अभी रिंग वापस फिर से बन जाएगा। तो जब ये अल्कोहल ग्रुप इसके साथ दोबारा रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, तो एल्डिहाइड ग्रुप प्लेनर है, ये प्लेन के ऊपर से भी रिएक्शन कर सकता है, प्लेन के नीचे से भी रिएक्शन कर सकता है। तो जब दोबारा फिर से साइक्लाइजेशन होगा तो अल्फा भी बनेगा और बीटा भी बनेगा। तो इस वे में इस हेमी एसिटल OH ग्रुप की मदद से रिंग ओपन होगा, और जब ये दोबारा फिर यहाँ पर रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, ऊपर माइनस आएगा, इसको H प्लस दिला दोगे तो ये OH हो जाएगा। तो देखो यहाँ से H प्लस निकालना है और इसको H प्लस देना है। इसी तरह से जब ये रिएक्शन होगा तो इस ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, इसको H प्लस दोगे, और इस ऑक्सीजन पर प्लस आएगा, यहाँ से H प्लस निकालना पड़ेगा तुमको। तो ये H प्लस निकालने का और H प्लस देने का, ये सब काम करने के लिए कोई तो चाहिए। वो काम कौन करेगा? तो वाटर, जब तुम पानी मिलाओगे तो ये सारा काम पानी का मॉलिक्यूल करेगा। हम लोग चाहे तो इसको ऐसे देख भी सकते हैं। ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से, एक पानी का मॉलिक्यूल यहाँ बना दो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर से इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर चला जाएगा, और एक पानी का मॉलिक्यूल यहाँ बना दो तो इस ऑक्सीजन को अपना हाइड्रोजन आयन दे देगा। तो इस तरह से पानी का मॉलिक्यूल जो है इधर से हाइड्रोजन को बाहर ले जाने में मदद करेगा, और इस ऑक्सीजन को H प्लस की जरूरत है तो पानी के मॉलिक्यूल से इसको H प्लस मिल जाएगा। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, थोड़ा सा केमिस्ट्री जानते हो तो आसानी से लिख सकते हो। तो ऑल राइट, इन चीज़ों को हम क्लियर करते हैं ना, हम ज़्यादा इसमें कचरा पट्टी नहीं चाहते हैं। कुछ चीज़ें मन में रखो अपने। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, माइनस आया, और H प्लस खाने के बाद OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जब ये ऑक्सीजन दोबारा इस पर रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कराओगे, इस ऑक्सीजन पर माइनस और इस पर H प्लस जोड़ दोगे तो फिर से ये OH तैयार हो जाएगा, और फिर से इधर रिंग बन जाएगा। तो साइक्लिक से ओपन चेन से साइक्लिक फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। हाइड्रोजन आयन का जो लेन देन है उसमें पानी का मॉलिक्यूल मदद करता है, इसीलिए पानी में घोलते ही
जो साइक्लिक फॉर्म था वो ओपन चेन, फिर साइक्लिक ओपन चेन चलता रहेगा। तो अल्फा मिलाओ कि बीटा मिलाओ, दोनों थोड़ी देर में दोनों का एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो प्योर अल्फा ग्लूकोज या प्योर बीटा ग्लूकोज से अलग होगा, और इसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन हो रहा है। तो म्यूटा रोटेशन होने के लिए क्या जरूरी है, इस O के पास H का होना जरूरी है। मान लो हम किसी तरह से क्या करें, ये अपना जो ग्लूकोज है, हम लोग बीटा ग्लूकोज फिर से बना लेते हैं। बड़ा वाला ग्रुप ऊपर की तरफ से लिखने से शुरू किया, फिर अगला नीचे, अगला ऊपर, अगला नीचे, अगला ऊपर, ठीक। ये बीटा ग्लूकोज बना लिया। हाइड्रोजन बाकी जगहों पर लगा दिया जाए। तो इस हाइड्रोजन की बड़ी जरूरत है। जब ऑक्सीजन यहां पर डबल बॉन्ड बना रहा होगा, डबल बॉन्ड बनाने के बाद इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। अब मान लो कि ये हाइड्रोजन न रहे, हाइड्रोजन को हम हटा करके कुछ मिथाइल वगैरह लगा दें। तो जैसे तुमने यहां से हाइड्रोजन हटाया और मिथाइल वगैरह लगा दिया, अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी क्या है, जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना भी पड़ता था। तो अब इस कंपाउंड में ये ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव कह सकते हो। पहले जब यहाँ था OH था तो ये ग्लूकोज हुआ करता था, OCH3 हो गया तो अब ये ग्लूकोज नहीं है बल्कि कुछ और है। तो अब इसमें म्यूटा रोटेशन नहीं होगा, अब ये रिंग ओपन नहीं होगा, अब ये फंस गया। तो जब तक हेमी एसिटल OH ग्रुप फ्री है तभी तक म्यूटा रोटेशन होता है, तभी तक रिंग ओपन क्लोज वगैरह होता रहेगा। एक बार इस OH को तुमने समाप्त कर दिया, OH के बदले में कुछ और कर दिया, तो अब म्यूटा रोटेशन वगैरह नहीं होगा। तो ध्यान देना, जब तक यहाँ पर O के साथ H था तभी तक म्यूटा रोटेशन, H खत्म म्यूटा रोटेशन खत्म, क्योंकि H खत्म तो ये डबल बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी ये खत्म हो गई। सो नो म्यूटा रोटेशन हियर, नो म्यूटा रोटेशन हियर, यहां पर कोई म्यूटा रोटेशन नहीं होगा। तो OH का पावर थोड़ा सा तो हमने देखा, असली पावर अब देखोगे। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो चलो ग्लूकोज को हम फिर से लेते हैं, साइक्लिक फॉर्म में बना लिया, CH2OH ऊपर की तरफ से, बड़ा वाला ग्रुप ऊपर की तरफ लिखने से शुरू कर रहे हैं, फिर नीचे लिखा, फिर ऊपर लिखा, फिर नीचे लिखा। अगर अब बड़ा वाला ग्रुप ऊपर लिख देते हैं तो बीटा बन जाएगा, बड़ा वाला ग्रुप नीचे लिख देते हैं तो अल्फा बन जाएगा। तो चलो OH को ऊपर लिख लेते हैं, बीटा ग्लूकोज ही बना लेते हैं। और इस बीटा ग्लूकोज को हम लोग मिथाइल अल्कोहल और ड्राई HCl, ध्यान देना पानी नहीं होना चाहिए, रिएक्शन करने दो। तो तुम देखोगे ये OH यहां से निकल जाएगा, बाकी सभी OH को कुछ भी नहीं होगा, ये वाला OH यहां से निकल जाएगा। और इसके बदले में यहां से OCH3 मिथॉक्सी यहां पर आ जाएगा, और बाकी सारे ग्रुप्स जैसे यहां पर है वैसे यहां पर हम लोग लगा देंगे। तो प्रश्न उठता है कि यही वाला OH क्यों, ये बाकी सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स में क्या खराबी है, वो रिएक्शन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाए। तो देखो, अगर सिचुएशन ऐसा है कि कार्बन के साथ एक OH है और एक OR है, तो ये ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है कि वो लोन पेयर डोनेट करके डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश में लगा रहता है। तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा। तो एक ऑक्सीजन के रहते दूसरा ऑक्सीजन आसानी से निकल करके बाहर जा सकता है। इसका अपोजिट भी सोचा जा सकता है कि ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए और ये वाला ऑक्सीजन निकल जाए। तो दोनों तरफ सोचा जा सकता है, डिपेंड करता है कि तुमने कैसे सिचुएशंस ले रखे हैं। तो इस कार्बन पर देखो एक OH और इधर O के साथ फिर ये कार्बन चेन वगैरह को तुम R की तरह से ट्रीट करो तो OR। तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन निकल कर चला जाएगा। तो इसका निकलना आसान है। इस OH को, इस OH को, इस OH को या इस OH के पास ये सुविधा नहीं है कि कोई दूसरा पीछे से सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है अच्छा तुम बाहर जाओ, हम पीछे जो भी होगा संभाल लेंगे। ऐसा सपोर्ट करने वाला
इन बाकी के ऑक्सीजन्स के पास कुछ नहीं है, लेकिन इस ऑक्सीजन इस OH के पास है। जब ये बाहर जाएगा और कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो पीछे से ये लोन पेयर डोनेट करके मामले को संभाल लेगा। और फिर हम जानते हो H ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो H ग्रुप को निकालने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होगी, इसीलिए HCl ले रखा है। तो HCl जब OH का प्रोटोनेशन कर देगा, डेफिनेटली OH सीधे सीधे नहीं निकलेगा, पहले OH का जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लें। तो पहले इसमें H प्लस जोड़ो, H प्लस जोड़ने से ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करके हाइड्रोजन को अपने पास जोड़ देगा OH2 प्लस। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, ये बाहर निकलेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा और उस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो अब स्थिति कुछ ऐसी, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये पानी का मॉलिक्यूल निकल करके बाहर चला गया। और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, फिर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। इसी समय जो तुमने मिथाइल अल्कोहल ले रखा है वो मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करके कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, और इस रिएक्शन का रिजल्ट ऑक्सीजन को कार्बन से जोड़ दो, ऑक्सीजन पर प्लस आएगा, फिर इधर से ये वाला H हटा देना, तो OR एंड OCH3। मतलब इस OR को कुछ नहीं हुआ, OH के बदले में OCH3 आ गया। ठीक, अगर यहां से यहां तक तुम पूरा देखो तो OR को कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है, इस OH के बदले में OCH3 आ गया। दूसरी चीज, ये जो C डबल बॉन्ड O है, किसी भी तरह का डबल बॉन्ड रहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड के आसपास का हिस्सा प्लेनर होता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जब उससे रिएक्शन करने आएगा तो प्लेन के दोनों तरफ से रिएक्शन कर सकता है, प्लेन के ऊपर से भी रिएक्शन कर सकता है, प्लेन के नीचे से भी रिएक्शन कर सकता है। तो ये चीज यहाँ पर भी समझना कि जब ये मिथॉक्सी ग्रुप इस कार्बन पर रिएक्शन करेगा तो प्लेन के ऊपर से भी रिएक्शन करेगा, प्लेन के नीचे से भी रिएक्शन करेगा। तो ये मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पर जो आएगा उसको हम लोग ऐसे बना दे तो ज्यादा बेटर, कि ये वेवी लाइन से बना दे, कि इसका स्टीरियो केमिस्ट्री पक्का नहीं लिखा है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ हो सकता है, तो इस तरह से लिखने का मतलब दोनों माना जाएगा कि ऊपर भी है और नीचे भी है। तो मिक्सचर बनेगा, दो तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक में मिथॉक्सी ग्रुप ऊपर हाइड्रोजन नीचे और दूसरे में मिथॉक्सी ग्रुप नीचे हाइड्रोजन ऊपर, दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। और ये सारी चीजें उसी तरह से पड़ी रहेंगी। इस मैकेनिज्म को हम लोग अपने इस रियल टाइप के मॉलिक्यूल के साथ एक बार लिखना पसंद करेंगे। ठीक, ये OH और H, इसी OH को हटाना है तो सबसे पहले HCl से H प्लस मिलेगा, H पर प्लस, क्लोरीन पर माइनस, ये अपना लोन पेयर डोनेट करके हाइड्रोजन को पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर के चला जाएगा। एज अ रिजल्ट अब ये हो गया OH2 प्लस, अच्छा लिविंग ग्रुप, यहां से बाहर निकला, कार्बन पर प्लस का चार्ज आ रहा है, तभी ऑक्सीजन ने लोन पेयर को डोनेट करके मामला संभाल लिया। और अब सिचुएशन ये है कि डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना डबल बॉन्ड मतलब प्लेनर। अब ऑक्सीजन ने वापस इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये आया तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल CH3OH, CH3OH। ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट करके कार्बन से यहीं पर बॉन्ड बनाया, बाद में ये वाला हाइड्रोजन तुम हटा दोगे तो यहां पर मिथॉक्सी ग्रुप आ जाएगा। और मिथॉक्सी ग्रुप चूंकि ये प्लेनर है तो प्लेन के ऊपर से भी आ सकता है, प्लेन के नीचे से भी आ सकता है। तो जब तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें मिथॉक्सी ग्रुप, ध्यान देना यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी हुआ करता था, तो हाइड्रोजन एक पहले से है, तो मिथॉक्सी ऊपर तो हाइड्रोजन नीचे, मिथॉक्सी नीचे तो हाइड्रोजन ऊपर। तो इस वे में ये मिथॉक्सी और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आ जाएंगे और इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे ये मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है ना, सो मिथाइल ग्लूकोसाइड, ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज था तो ग्लूकोसाइड, फ्रक्टोज होता तो फ्रक्टोसाइड, गैलेक्टोज होता तो गैलेक्टोसाइड। तो जिस तरह का यहाँ पर स्टार्टिंग मॉलिक्यूल लोगे उसके हिसाब से यहाँ पर उसका नाम लिखा जाएगा, मिथाइल ग्लूकोसाइड, मिथाइल फ्रक्टोसाइड, मिथाइल
गैलेक्टोसाइड जिस तरह का यहाँ पे स्टार्टिंग मॉलिक्यूल रहेगा उसके हिसाब से। तो इस रिएक्शन में यही वाला OH क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी के हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सो सिंपल, क्योंकि इस OH को बाहर निकलते समय पीछे से दूसरे वाले ऑक्सीजन का बैकअप है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, इसीलिए यही वाला बाहर निकलेगा और इसको बाहर निकलने के बाद ये मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पर आकर के लग जाएगा। तो ये अल्फा बीटा दोनों फॉर्म में बनेगा। अगर ऊपर रहा तो बीटा फॉर्म, नीचे लिख दिया तो अल्फा फॉर्म। जैसे यहाँ OH को ऊपर लिखा है तो बीटा फॉर्म है, नीचे लिख दिया तो अल्फा फॉर्म। इसी तरह से ये भी ऊपर रहेगा तो बीटा फॉर्म, नीचे रहेगा तो अल्फा फॉर्म। तो यहाँ पर हमने बीटा ग्लूकोज लिया था, लेकिन ये जो ग्लूकोसाइड बना है, ये ग्लूकोसाइड अल्फा बीटा दोनों तरह का बनेगा। ठीक, ग्लाइकोसाइड और ग्लूकोसाइड में अंतर क्या है? तो ग्लूकोसाइड मतलब ग्लूकोज से बना है। अगर फ्रक्टोज से बना होता तो फ्रक्टोसाइड लिखते हैं, गैलेक्टोज से बना होता तो गैलेक्टोसाइड लिखते हैं। तो ग्लाइकोसाइड सबके लिए कॉमन वर्ड है। जैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स किसी का नाम नहीं, लेकिन फिर भी तुमको स्टूडेंट तो कहा ही जा सकता है। वैसे ही ग्लाइकोसाइड सबको ग्लाइकोसाइड, फ्रक्टोसाइड को भी ग्लाइकोसाइड कहेंगे, ग्लूकोसाइड को भी ग्लाइकोसाइड कहेंगे, गैलेक्टोसाइड को भी ग्लाइकोसाइड कहेंगे, और ग्लूकोसाइड इसका पर्सनल नेम है। मिथाइल ग्लूकोसाइड मतलब ग्लूकोज से बनाया है तो ग्लूकोसाइड। अगर ये फ्रक्टोज से बनाया होता, फ्रक्टोज वाला स्ट्रक्चर तुम्हें याद है, फ्रक्टोज वाले स्ट्रक्चर पर भी एक बार सोच सकते हो, सेम रिएक्शन, बीटा फ्रक्टोज लिख लिया जाए, बड़ा वाला ग्रुप ऊपर लिखा, फिर अगला बड़ा वाला ग्रुप नीचे, फिर अगला बड़ा वाला ग्रुप ऊपर, अगला बड़ा वाला ग्रुप नीचे। यहाँ पर OH रहेगा, हेमी एसिटल OH यही है, ऑक्सीजन के ठीक बगल वाले कार्बन पर OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और इसका भी रिएक्शन सपोज हम लोग मिथाइल अल्कोहल से करा दे, कोई जरूरी नहीं कि मिथाइल अल्कोहल ही रहेगा, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, कुछ भी सोचा जा सकता है। और ड्राई HCl, और ये OH यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से मिथॉक्सी ग्रुप फिर उसी मैकेनिज्म के जरिए। तो मिथॉक्सी ग्रुप प्लेन से ऊपर की तरफ भी लिखा जा सकता है, प्लेन से नीचे भी लिखा जा सकता है। तो इन लाइंस को हमने मतलब इन बॉन्ड्स को हमने वेवी लाइन से बना दिया, जिसका मतलब ये है कि ऊपर नीचे दोनों तरफ लिखो तुम। और बाकी यहाँ पर जो ग्रुप्स है जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं किया, उनको एज सच यहाँ पर उठा करके लिख देना। तो ये हो गया तुम्हारा बीटा डी फ्रक्टोज, और ये हो गया मिथाइल बीटा डी फ्रक्टोसाइड। तो ग्लूकोज से ग्लूकोसाइड, फ्रक्टोज से फ्रक्टोसाइड, और दोनों को हम लोग ग्लाइकोसाइड क्लास में रखते हैं कि ये सब ग्लाइकोसाइड क्लास के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब तक ये हेमी एसिटल OH रहता है तब तक तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह रहेगा। OH की जगह OR हो गया, ध्यान देना। H की जगह क्या कर रहे हो, कुछ अल्किल ग्रुप ही तो लगा रहे हो, तो H की जगह कोई अल्किल ग्रुप लगा दिया, तो अब ये क्या हो जाता है, ग्लूकोज से ग्लूकोसाइड हो जाता है, फ्रक्टोज से फ्रक्टोसाइड हो जाता है। मिथाइल लगाओगे तो मिथाइल ग्लूकोसाइड, R की जगह इथाइल लगा दिया, इथाइल ग्लूकोसाइड, प्रोपाइल लगा दिया, प्रोपाइल ग्लूकोसाइड। तो इस वे में हम लोग तरह तरह के ग्लूकोसाइड और फ्रक्टोसाइड के बारे में जो है सोच सकते हैं। इनका हाइड्रोलिसिस भी बड़ा आसान होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, तो देखो बाकी के ग्रुप्स को इग्नोर कर रहे हैं, बस केवल यहीं पर फोकस कर रहे हैं। हेमी एसिटल OH हुआ करता था तो ग्लूकोज हुआ करता था, OR हो गया तो ग्लाइकोसाइड हो गया। अब वापस OR का OH करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस ग्रुप को निकालना पड़ेगा और यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो पानी का मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर लेकर के यहीं पर आएगा, ऑक्सीजन को जोड़ोगे और एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो OH हो जाएगा ना, और HCl। और यहाँ से तुम समझ सकते हो कि ऊपर वाले रिएक्शन में हम लोग ड्राई HCl क्यों लेते थे, क्योंकि HCl के साथ पानी रहेगा तो रिएक्शन यहाँ से वापस पीछे भाग आएगा ना। अगर HCl भी मिल जाए, पानी भी मिल जाए, तो फिर इसका हाइड्रोलिसिस तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी और HCl। तो ऊपर ड्राई HCl इसलिए ले रहे थे ताकि इसका जो अपना ग्लाइकोसाइड बन रहा था, ग्लाइकोसाइड की हाइड्रोलिसिस अपने आप न हो जाए, इसीलिए वहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं लिया था। कोई दूसरा भी एसिड ले सकते हैं, HCl कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप पानी नहीं ले सकते। तो अब इस OR के बदले में OH और H, और तुम ये
सपोज बीटा फॉर्म ऊपर की तरफ लिखा है तो बीटा ही फॉर्म हो जाएगा, और बीटा फॉर्म लोगे और यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों तरह का ग्लूकोज बनता हुआ नजर आएगा। तो अगर बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम तुम्हारे लिए बना दें, बड़ा वाला ग्रुप ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सारा जोड़ दे, तो ये हो गया एल्किल। जो भी एल्किल ग्रुप लिखा रहेगा उसका नाम लिख लेना, एल्किल बीटा डी ग्लूकोसाइड, और यहां पर इन ग्रुप्स को रिपीट कर लेना। और ये अल्फा एंड बीटा दोनों, अल्फा एंड बीटा दोनों फॉर्म्स में बनेंगे, अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज हो गया। तो ग्लूकोसाइड का हाइड्रोलिसिस बहुत ही आसान है, कोई एसिड मिलाया, पानी मिलाया, हाइड्रोलिसिस फटाफट फटाफट हो जाएगा। इसीलिए ग्लूकोसाइड को बनाते समय हम लोग ड्राई HCl का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर कोई पानी वगैरह नहीं लेते हैं। ओके, इसके बाद एक और रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पेंटाएसीटेट। जैसे ग्लूकोज को हम क्या करें, ग्लूकोज का चलो बीटा वाला फॉर्म बना लेते हैं, वो बनाना ज़्यादा आसान होता है। तो बड़ा वाला ग्रुप ऊपर लिखा, फिर नीचे लिखा, फिर ऊपर लिखा, फिर नीचे लिखा, फिर ऊपर लिखा, और बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिया, ये बीटा ग्लूकोज बन गया। इसका रिएक्शन हम लोग, इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। कहाँ लिखे, इधर लिख देते हैं, ठीक। इसका रिएक्शन हम लोग करा ले रहे हैं, चलो एसिटिक एनहाइड्राइड, स्ट्रक्चर CH3COOCO-CH3। इसको एक्सेस में लेंगे, खूब ढेर सारा लेंगे। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर लेकर के यहीं पर रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो वहाँ पर सारा हम लोगों ने डिस्कस किया ही हुआ है। सो ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन भी निकालोगे, तो रिएक्शन का जो रिजल्ट होगा ऑक्सीजन के साथ COCH3, और इसको हम लोग एसिटिल ग्रुप कहते हैं ना, एसिटिल ग्रुप, और इसको हम लोग AC से लिख करके दिखाएंगे, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। और ये रिएक्शन केवल इसी ऑक्सीजन पर नहीं होगा, मतलब इसी OH ग्रुप के साथ नहीं होगा, इस OH के साथ भी 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 होगा। तो जहां जहां OH था हम लिख देंगे CH2OAC, O के साथ AC मतलब वही COCH3, और यहां भी OAC, यहां भी OAC, और O और AC को मिलाकर होता क्या है, अगर इस पूरे को मिला दिया जाए तो ये OAC मतलब यही ना, ये एसीटेट ग्रुप है। एक बार एसीटेट, दो बार एसीटेट, तीन बार एसीटेट, चार बार एसीटेट, 5 बार एसीटेट, 5 बार एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। तो हम लोग कहते हैं ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बन गया, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, और ये है तुम्हारा ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एक्सेस में रिएक्शन कराया तो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बन गया। इस रिएक्शन से एक बात हमें पता चलती है, वो ये कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। अगर 4 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते तो टेट्रा एसीटेट बनता, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, इसीलिए पेंटा एसीटेट बना, राइट। पता कैसे लगाते हैं कि पेंटा एसीटेट बना कि टेट्रा एसीटेट बना, तो जैसे सपोज तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है, सपोज हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें यहाँ पर एक OH ग्रुप है और यहाँ पर भी चलो एक OH ग्रुप है, तो जब इसको तुम एसिटिक एनहाइड्राइड को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके साथ एक्सेस में, इसको एक्सेस में ले लोगे ताकि जितनी बार रिएक्शन होना चाहे हो ले, रिएक्शन कराओगे तो ये OCOCH3 एक बार एसिटाइलेशन इस ऑक्सीजन पर, इसको एसिटिल ग्रुप कहते हैं, और रिएक्शन को एसिटाइलेशन नाम दे सकते हैं, एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन एक बार इस वाले ऑक्सीजन पर, एक बार इस वाले ऑक्सीजन पर, तो 2 एसीटेट ग्रुप्स बन गए। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो भी हो, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, M+,
देखो इस पार्ट का वेट सोचो जरा, एक कार्बन है, दो कार्बन, एक ऑक्सीजन, तीन हाइड्रोजन, तो सोचोगे तो दो कार्बन, एक ऑक्सीजन, तीन हाइड्रोजन, इन सबका वेट जोड़ना 43 आएगा। एक ऑक्सीजन हटा करके इसको लगा दिया है तो 43 में से एक माइनस भी कर दोगे, हाइड्रोजन हटाया है ना, तो 42। तो इस पार्ट की वजह से यहाँ पर 42 यूनिट्स का मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। दो बार तुमने ये रिएक्शन कराया है तो m+42 + 42, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो भी रहा हो, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट m+84, मतलब 84 यूनिट बढ़ गया। प्रोडक्ट में जो भी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट इसकी तुलना में 42 + 42 दो बार बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट, जो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट है और रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट है, दोनों के बीच में तुलना करना पड़ता है हमको कि मॉलिक्यूलर वेट कितना बढ़ा। अगर एक बार 42 से बढ़ा है मतलब एक ही बार रिएक्शन मोनो एसीटेट बना है, दो बार 42 ऐड हो गया है तो डाई एसीटेट बना है, तीन बार 42 + 42 + 42 हो गया है मतलब ट्राई एसीटेट बना होगा। और पेंटा एसीटेट बनने का मतलब ग्लूकोज का जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट, उसमें 42 42 42 42 42 पांच बार ऐड कर देना, मिल जाएगा। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 180, 42 × 5 कर दो तो 210, इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना होना चाहिए। तो हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है ना। मॉलिक्यूलर वेट पता करने की बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में तुम पढ़ते रहते हो। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर वेट और इसके मॉलिक्यूलर वेट में तुलना करके हम जान सकते हैं कि एसिटाइलेशन कितनी बार हुआ है। तो ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, 5 बार एसिटाइलेशन हुआ ना, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना हम भूल गए। तो इसी तरह से फ्रक्टोज के साथ भी ये रिएक्शन प्लान किया जा सकता है। फ्रक्टोज में भी 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स फ्री होते हैं और जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स फ्री रहेंगे उतनी बार एसिटाइलेशन होगा। कहीं कहीं बुक्स में ये रिएक्शन दूसरे वे में लिखा हुआ तुमको मिलेगा, जैसे ग्लूकोज का ओपन चेन फॉर्म अगर हम बनाएं, ग्लूकोज का हम ओपन चेन फॉर्म बना ले तो ओपन चेन फॉर्म में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो है काउंट करोगे, देखो 1 2 3 4 और एक यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है। और अगर हम मान ले कि ये ओपन चेन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये एक्सेस में है, तो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, जहां जहां OH था वहां वहां OAC लिख दो। तो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट कहीं कहीं बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, लेकिन ये वाला पेंटा एसीटेट करेक्ट नहीं है। पेंटा एसीटेट कौन सा वाला करेक्ट है, ये साइक्लिक वाला पेंटा एसीटेट करेक्ट होता है। फिर बुक में ऐसा क्यों लिखा है, क्या बुक वालों को नहीं पता है? बुक वालों को पता है, तुमको देख करके कि तुमको ज़्यादा झंझट में न फंसाया जाए, कभी कभी ऐसे भी लिख करके तुमको कन्विंस करने की कोशिश करते कि हाँ ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसीलिए 5 बार पेंटा एसीटेट बना। लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोगों को पेंटा एसीटेट साइक्लिक फॉर्म में मिलता है। कैसे पता कि साइक्लिक फॉर्म में मिलता है? तो देखो इसमें कहीं कोई एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है? नहीं। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, इस वाले ओपन चेन पेंटा एसीटेट में एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, तुम चेक कर लेना, पेंटा एसीटेट बनाओ, फिर लैब में जाकर टेस्ट करो कि एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं। एल्डिहाइड ग्रुप के जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस के जरिए चेक करो। तो अगर वैसे रिएक्शंस देखने को मिल जा रहे हैं तो तुम बता देना कि हाँ ग्लूकोज में जो है पेंटा एसीटेट में एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिला और इसका मतलब पेंटा एसीटेट यही वाला सही है। लेकिन जब हम लोग चेक करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं तो पेंटा एसीटेट में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब पेंटा एसीटेट ओपन चेन फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि पेंटा एसीटेट क्या है, साइक्लिक फॉर्म में होता है। फर्दर अगर पेंटा एसीटेट ओपन चेन फॉर्म में होता तो एक तरह का होता, और पेंटा एसीटेट अगर साइक्लिक फॉर्म में होगा तो अल्फा ग्लूकोज का अपना पेंटा एसीटेट होगा, बीटा ग्लूकोज का अपना पेंटा एसीटेट होगा। दोनों के अपने अपने अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी और स्पेसिफिक रोटेशन सब अलग अलग होंगे। और हम लोग देखते हैं कि अल्फा ग्लूकोज से जो पेंटा एसीटेट मिलता है और बीटा ग्लूकोज से जो पेंटा एसीटेट मिलता है, दोनों अलग अलग पेंटा एसीटेट से, दोनों कॉमन पेंटा एसीटेट नहीं है, मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर से पेंटा एसीटेट नहीं बनता है। तो इस वे में आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि ओपन चेन फॉर्म अगर बुक्स में कहीं लिखा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बुक वाले तुमको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते, या कोई तुमको पढ़ाता भी है तो इसी वे में पढ़ा रहा है कि तुमको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता है कि
ओपन चेन साइक्लिक के झंझट में कौन पढ़ करके तुमको इतना परेशान करेगा, और इसीलिए छोड़ देते हैं लोग और सीधा सीधा स्ट्रक्चर बना के कह देते हैं 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 बार एसीटेट। लेकिन हाँ, पेंटा एसीटेट फॉर्मेशन साइक्लिक फॉर्म पर होता है, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, साइक्लिक फॉर्म में पेंटा एसीटेट होता है, साइक्लिक फॉर्म में पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। और एक पॉइंट याद आ रहा था, हम भूल गए हैं। यस 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 तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इस तरह का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इस तरह का रिएक्शन OH और अमीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, चाहे वो अल्कोहलिक रहे या फिनॉलिक रहे, सभी, जैसे मान लो इधर हम एक साइड चेन लगा करके OH लगा दे तो ये तो अल्कोहलिक OH हो जाएगा, और ये बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है, ये फिनॉलिक OH हो जाएगा, और ये तो अमीन ग्रुप है। तो ये ऑक्सीजन भी रिएक्शन करेगा, ये ऑक्सीजन भी रिएक्शन करेगा, और ये ऑक्सीजन भी रिएक्शन करेगा। तो इस मॉलिक्यूल का जो एसिटाइलेशन है, ठीक, यही वाला पार्ट मॉलिक्यूल में आकर के कनेक्ट हो जाएगा, तो इसको एसिटिल ग्रुप कहते हो और रिएक्शन को एसिटाइलेशन कहते हो। तो एसिटाइलेशन जो है वो 3 बार होगा, एक बार इस ऑक्सीजन पर, एक बार इस ऑक्सीजन पर, एक बार इस नाइट्रोजन पर। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो O का एसिटाइलेशन कर दिया तो एसीटेट बन गया। फिर ये वाला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का भी एसिटाइलेशन कर दिया तो यहाँ भी एसीटेट बन गया। और फिर ये वाला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी एसिटाइलेशन करा दो तो COCH3 यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से ध्यान देना कि ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, इस रिएक्शन का इस्तेमाल बहुत बार हम लोग हाइड्रोक्सिल या फिर अमीन, प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन नहीं, क्योंकि रिएक्शन जब होगा तो क्या होगा, तुम्हें एक हाइड्रोजन हटाना भी तो पड़ेगा ना। टर्शरी अमीन में हटाने वाला हाइड्रोजन नहीं होता है, तो टर्शरी अमीन के साथ नहीं प्लान कर सकते। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, अल्कोहलिक OH, फिनॉलिक OH, इन सब का पता लगाने के लिए कि कितनी बार मॉलिक्यूल में इस तरह के ग्रुप्स हैं, हम लोग एसिटाइलेशन का हेल्प लेते हैं। जितनी बार एसिटाइलेशन हो पाएगा उतनी बार उसका मॉलिक्यूलर वेट 42 करके बढ़ता चला जाएगा, और उससे पता चलता है कि मॉलिक्यूल में कितनी बार इस तरह के ग्रुप्स थे। और इसकी जगह पर तुम चाहो तो एसिटिल क्लोराइड भी ले सकते हो, ठीक, इसकी जगह पर एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह पर तुम चाहो तो एसिटिल क्लोराइड लेकर के भी काम चला सकते हो। यहाँ पर एक और चीज हम तुमको दिखा देना चाहते हैं। सपोज अपने पास NH2 और सपोज अपने पास OH, और इसका रिएक्शन हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराया और इसका सिर्फ एक इक्विवेलेंट लिया। मतलब ये इतना है कि या तो इसके साथ रिएक्शन करेगा या तो इसके साथ रिएक्शन करेगा, दोनों के साथ रिएक्शन कर पाए उतना एसिटिक एनहाइड्राइड ही नहीं है अपने पास, थोड़ा सा है, बस एक बार रिएक्शन में काम आएगा। तो एक बार रिएक्शन इसके साथ होगा कि इसके साथ होगा। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है, जबकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना लोन पेयर डोनेट करने में कंजूसी दिखाता है। तो जब तक ऑक्सीजन कंजूसी दिखाएगा तब तक नाइट्रोजन अपना काम करके आगे निकल जाएगा। ये बॉन्ड तोड़ देना, और जो अब की बार प्रोडक्ट बनता हो तुम्हें दिखाई पड़ेगा वो होगा N के साथ H के साथ COCH3। तो अगर कभी तुम्हारे सामने प्रश्न ऐसा आ जाए कि एक ही इक्विवेलेंट है, रिएक्शन यहाँ होगा कि यहाँ होगा, तो ध्यान देना रिएक्शन पहले नाइट्रोजन पर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन लोन पर आसानी से डोनेट करके बेटर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ऑक्सीजन अभी सोचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोचेगा इलेक्ट्रॉन दे कि न दे, दे कि न दे, दे कि न दे, तब तक नाइट्रोजन रिएक्शन करके खाली हो जाएगा। ठीक, तो इस वे में आज की क्लास में हम लोगों ने ग्लूकोज के साइक्लिक रिएक्शंस पर फोकस किया। प्लान तो मेरा था कि पूरा बता डालेंगे, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के क्लास में केवल और केवल ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म के जो रिएक्शंस थे उन्हीं पर फोकस किया है। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग ग्लूकोज के ओपन चेन रिएक्शंस पर भी बातें करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।